अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको मास्टर साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दफा फिर खुशामदीद कहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब बाखूबी जानते हैं कि हमने 12th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 हुज नेम इज एनालिटिकल ज्योमेट्री और उसकी एक्सरसाइज 4.1 का आज क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको इस चैप्टर की तमाम प्रिलिमिनरी और उसके साथ 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या पूछ रहा है, फाइंड एज, यानी कि एज को फाइंड करें। द वैल्यू ऑफ एज आपने फाइंड करनी है सच दैट गिवन पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से पहला पॉइंट ए ये है, बी ये है एंड सी, 3 पॉइंट्स दिए। कहता है कोलिनियर, कहता है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर, उसने कह दिया हुआ है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है और आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एज करनी है। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए जी, collinear points, the points lying on the same line the points lying on the same line are called collinear पॉइंट्स। देखिए ये मेरे पास एक लाइन है, एक ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर कहलाएंगे अगर ये एक ही लाइन के ऊपर वाक़या हो, यानी कि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो। तो आज के बाद आपने कभी भी कॉलिनियर का लफ्ज नहीं बोलना। ये देखिए, को का मतलब ज्यादा, को का मतलब कम से कम। आपको पता है जब भी जमा का सीगा 2 के ऊपर लगता है, ठीक है, तो को की बात हो गई कि 2 किस्म की इधर चीजें पाई जाएंगी। उसने 3 पॉइंट्स लिए तो 2 भी जमे, 3 भी जमे, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकते हैं, काफी ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो को का मतलब कि इधर 2 हिस्से हैं, को का मतलब तो पक्की है ना, इधर 2 हिस्से हैं। जैसे को एजुकेशन होती है लड़के और लड़कियां, ठीक है, ऐसे ही आपने इस चीज को समझना है। कोलिनियर को कि जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक ही लाइन के ऊपर वाक़या होंगी तो वो कॉलिनियर चीजें कहलाएंगी, ठीक है। इधर वो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ए बी सी 3 पॉइंट्स है, तो कहता है कोलिनियर पॉइंट्स है क्या, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर वाक़या है, एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो देन वी विल से गिवन 3 पॉइंट्स और द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड collinear points if A and B are lying on the same line। अगर तो ये पॉइंट्स सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम लाइन के ऊपर वाक़या है, तो फिर ये जो 3 पॉइंट्स उसने दिए हैं ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन तो अच्छी तरह क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं कि 3 पॉइंट्स उसने कोलिनियर दे दिए हैं कि ये कोलिनियर है। आगे वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एज, यानी एज की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए कोलिनियर की मैं डेफिनेशन को रेज करता चलूं। उसने ए बी और सी जो 3 पॉइंट्स दिए ये कह रहा है कोलिनियर। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उन्होंने इस डिटर्मिनेंट की शेप को जरूर फॉलो करना है। तो डिटर्मिनेंट की शेप क्या है, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3। इधर मैं लिखता हूं 1 1 1 इज इक्वल 0। अगर 3 पॉइंट्स आपके पास कॉलिनियर हो तो वो इस डिटर्मिनेंट की शेप को जरूर फुलफिल करेंगे। अब देखिए जो पॉइंट आपके पास था 1, इसमें ये क्या जी, x का कोऑर्डिनेट और ये क्या है y का कोऑर्डिनेट। ऐसे पॉइंट बी में
ये आपके पास x का कोऑर्डिनेट है और ये y का। ऐसे पॉइंट C में ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है। अब देखिए xy सेम है, तो मैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस डालने के लिए, फर्क डालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 1 कह देता हूं, इसे भी 1 कह देता हूं, इसे 2 कह देता हूं, इसे भी 2, इसे 3 और इसे भी 3। अब देखिए ये सेम नहीं रहे, ये तीनों के तीनों मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब देखिए अगर मैं x1 की ये वैल्यू उठा के इधर पुट करता हूं, x2 की इधर पुट करता हूं, यानी y1 की इधर पुट करता हूं, x2 की इधर और y2 की ये जो वैल्यू है उसको इधर, ऐसे x3 की वैल्यू इधर, y3 की वैल्यू इधर, और इधर मैंने 1 1 लिया है। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने इस डिटरमिनेंट में, यानी ये देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, और इसमें ये 0 0 क्यों नहीं लिया? आपने इस डिटरमिनेंट में 1 1 क्यों लिया? तो बेटा बच्चा इस चीज को आपने अच्छी तरह से समझना है कि जब आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से स्टडी करते हो, जब आप प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह पढ़ते हो, आपने फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स ओपन करना है, आपने चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स के हवाले से वो चैप्टर है, उसमें जैसे ही मैट्रिक्स का वो चैप्टर है मैट्रिक्स के हवाले से, और ये मैट्रिक्स की ही एक टर्म है डिटरमिनेंट, ठीक है। एक मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट हम मालूम करते हैं, 9th 10th में भी हमने ऐसा काम किया है। तो उसमें जब आप डिटरमिनेंट के टॉपिक को टच करते हो तो कुछ डिटरमिनेंट की आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। तो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी ये होती है, इफ एनी रो और कॉलम इज होली, होली या मुकम्मल तौर पे जिसे मैं कहूंगा इंटायरली, ठीक है, इंटायरली जीरो, देन द होल रिजल्ट विल बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डिटरमिनेंट आपके पास हो, जैसे ये आपके पास डिटरमिनेंट है, तो ये भी एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई रो या कोई कॉलम सारे का सारा जीरो हुआ तो वो सारे का सारा डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा और आंसर आपके पास क्या आएगा, जीरो। ये आप प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। ये देखें, अब इसमें एक कॉलम कहता है इफ एनी रो और अ कॉलम इज इंटायरली जीरो, कि मुकम्मल तौर पे वो जीरो हो, देन द होल रिजल्ट विल बी जीरो। देखिए ये कॉलम क्या था आपके पास, रो तो कोई मुकम्मल जीरो नहीं है, तो कॉलम एक आपके पास आइडेंटिकल है, यानी कि आपके पास 0 0 कह लो कि आपके पास एक कॉलम जो है वो 0 0 है, तो फिर इसका जो होल रिजल्ट होगा वो 0 होगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो इधर देखें मैंने क्या कहा है कि मैंने 0 इसलिए नहीं लिया कि अगर मैं 0 0 ले लूं, अगर मैं ये 0 0 ले लूं तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इसका आंसर हमेशा 0 के बराबर होगा, इसका आंसर हमेशा 0 के बराबर होगा। लेकिन जब इसका आंसर 0 के बराबर होगा तो ये जो उसने पॉइंट इसमें पूछा एज को फाइंड करना, हम इस चीज से कासर रह जाएंगे, हम एज को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने 1 1 इसलिए लिया कि एज की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं 0 0 लेता तो ये तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सारा 0 हो जाता और एज की वैल्यू में किस तरह से फाइंड करता, ठीक है। तो मैंने अगर 1 1 लिया है तो इसका मतलब है अब हम एज की कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इट्स माय क्लेम टू ऑल ऑफ यू, इस तरह से ये क्वेश्चन आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। ये देखिए 1 1 है तो मैंने 1 1 लिया ना, मैंने 0 0 इसलिए नहीं लिया कि अगर 0 0 लूंगा तो वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के मुताबिक वो सारे का सारा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ये एक बहुत ही आला और बहुत ही क्वालिटेटिव पॉइंट है कि ये 1 1 की जगह आप 2 2 भी ले सकते हो, आप 3 3 भी ले सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही अहम, बहुत ही क्लीनी किरदार अदा करेगा कि आपने जब क्वेश्चन करना आप इधर 2 2 भी ले सकते हो, 3 3 भी ले सकते हो, 4 4 भी ले सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 के ही इक्वल आएगा जब आप एज की स्पेसिफिक वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखें जी, हमने एज की वैल्यू निकाल ली है, तो सबसे पहले आप इस डिटरमिनेंट में वैल्यूज पुट करें। x1 की वैल्यू क्या है जी, इधर लिख लो, x1 की वैल्यू
-1 और y1 की वैल्यू क्या है जी h और साथ में ये 1 है, ठीक है। ऐसे ही अब x2 की वैल्यू क्या है 3 और h की वैल्यू 2, अब ये 1। ऐसे ही x3 की वैल्यू क्या है जी 7 और y3 की 3 1। ये डिटर्मिनेंट है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले तो आप h की वैल्यू को लूम कर ले, इक्वल 0 लगा दे। देखें जी, पहली रो में से पहला एलिमेंट आप पकड़ ले -1। अब ये पहला एलिमेंट लिए तो पहली रो खत्म, पहला कॉलम खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे, ये लिख लें, ठीक है। ऐसे ही अब आगे जाएंगे तो माइनस आप एक फार्मूले का लगाएंगे, ठीक है। जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो मिड वाले एलिमेंट को लिखने से पहले माइनस फार्मूले का लगाते हो, तो अब क्या आएगा h। अब हम दूसरे कॉलम पे पहुंच गए हैं, तो h वाले कॉलम को और h वाली रो को आप छोड़ दे, तो जो बाकी बचेगा वो लिख ले। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 2 3 और ये 4 बचेंगे, 3 1 7 1, ठीक है। अब आप देखेंगे थर्ड वाले कॉलम के पहले एलिमेंट को, ये देखें प्लस फिर लिखे और 1। जब दरमियान वाला लिखना है तो फार्मूले का माइनस आएगा, और ये माइनस कैसे आता है जब आप इसे कोफैक्टर के जरिए सॉल्व करते हो। 3/3 जो मैट्रिक्स होता है, जब इसे कोफैक्टर के जरिए हम सॉल्व करते हैं तो ये उस चीज का माइनस आता है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं ये अच्छी तरह से बता दूंगा आपको। ये देखें प्लस ये 1 आ चुका है। अब जी क्या होगा, ये तो 1 आ चुका है, देखें ये सारा छोड़ दो और ये सारा छोड़ दो, ये और ये सारे बच जाएंगे, 3 2 7 3। समझ आ गया आपको जी? हाँ, तो ऐसे ही आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1। इसे सॉल्व करेंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2 1 2। तो जब आपने सेकंड डायगोनल, यानी कि ये वतरी अरकान है और ये गैर वतरी अरकान है, ठीक है, ये जब वतरी अरकान को आप आपस में ज़रब देनी है, जब डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब देंगे तो ये देखो 2 1 2 आ जाएगा। और जब सेकेंडरी डायगोनल, ये दूसरे जो डायगोनल है उनको ज़रब देनी है तो उससे पहले आपने माइनस का फार्मूला लगाना है, फार्मूले का एक माइनस लगाना है, 3 1 3। अब ये -h हो जाएगा जब इसे सॉल्व करना है, 3 1 3। और सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से पहले फार्मूले का माइनस लगाना है, 7 1 7 प्लस 1 और ये आगे 3 3 9 और 7 2 फार्मूले का माइनस ये लगाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ आप 0 भी लगा देंगे क्योंकि ये सारा डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, -1, अब ये -1 रहेगा, -h और ये -4 हो जाएगा। 7 में से प्लस के 3 निकल गए तो ये माइनस के साथ 7 है, तो ये -4 प्लस 1 इंटू -5 इज इक्वल 0, ठीक है। अब आप देखें कि ये हो जाएगा +1 नफी नफी जमा और 4h हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपके पास क्या जी 4 इज इक्वल 0, ठीक है। प्लस माइनस -5 हो जाएगा, ये -5, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 4h इज इक्वल -5 में से प्लस का एक 5 चला गया तो पीछे क्या आएगा -4, ठीक है। ये देखिए आगे 4h - 4 इज इक्वल 0, ये माइनस इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। h की वैल्यू निकालिए, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। h की वैल्यू क्या आई जी 1, h की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब हम अपने डिटरमिनेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें इस जगह पे h है तो h की वैल्यू क्या आई जी 1, तो इधर लगा दे 1, h की वैल्यू अब क्या हो गई 1। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, हमेशा 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 इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये h है तो मैंने ये जो एलिमेंट्स है ये अपनी तरफ से लगाए थे, यानी कि ये 1 1 1 1, तो मोस्टली बुक्स में भी 1 1 है, आप इसे 2 2 करके देख लो, यानी कि
आपके पास एच की वैल्यू मालूम हो गई, आपने एच की वैल्यू इधर पुट कर दी, ये दो जो कॉलम है ये तो प्योर हो गई, ये मैंने 1 1 ऐड किया था, ठीक है। आप 1 1 की जगह 2 2 ऐड करके भी देख ले, इसे सॉल्व करें, यानी कि ये ऐसा कर ले, -1 1 3 2 7 3, इसमें आप इधर 2 2 2 सॉल्व करें, इसका आंसर फिर भी 0 आएगा, -1 3 2 7 3। अगर आप इधर 3 3 कर ले तो इसका आंसर भी 0 आएगा, इधर 1 1 है तो इसका आंसर भी आपके पास 0 आएगा, -1 3 7 1 2 3 1 1 1, इसे भी सॉल्व करें, ये भी 0 के इक्वल आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बहुत ही जरूरी बात मैंने आपको बतानी थी, और ये तरीकेकार YouTube के ऊपर अभी तक किसी ने अपने लेक्चर में नहीं बताया जो मैंने आपको ये एक तरीका बताया है। आपकी बुक्स भी 1 1 ही कह रही हैं, लेकिन 2 2 भी अगर आप ले तो उसके साथ भी आंसर आपका होल या इंटायरली जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल ही आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। एज की वैल्यू फाइंड करनी थी, एज की वैल्यू 1 निकल चुकी है, ठीक है। और आगे मैंने कहा था कि ये जो मैंने डिटरमिनेंट लिया है इसमें 0 0 इसलिए नहीं लिया कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, अगर 0 0 ले तो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई कॉलम या रो आपके पास 0 0 आ जाए तो वो सारे का सारा 0 हो जाता है, लेकिन हमने तो एज की वैल्यू मालूम करनी थी, इसलिए फिर मैंने 0 0 को खत्म करके इधर 1 1 ले लिया, ठीक है। आप 2 2 भी ले सकते हो, आप इधर 3 3 भी ले सकते हो, 4 4 भी ले सकते हो, और जैसे ही ये देखें इधर पहले एच मौजूद था, एच की वैल्यू 1 निकली तो मैंने उसकी जगह पुट कर दी, तो फिर ये डिटरमिनेंट बन चुका है, यानी एच की वैल्यू आ गई। अब इसको आप 2 2 करके भी देख लो तो फिर भी 0 आएगा, 1 1 से भी ये 0 के इक्वल आएगा, 3 3 कर ले तो फिर भी ये 0 के इक्वल आएगा। उम्मीद करता हूं कि इस बहुत ही लर्निंग लेक्चर्स की आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ये बहुत ही लर्निंग वाला लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा इसमें आपको सीख मिलेगी, आपने जरूर इसे अच्छी तरह से देखना है और अपने हाथ से एक दफा इस क्वेश्चन को करना है, और ये तरीकेकार भी आपने अप्लाई करना है। जितने भी स्कूल टीचर्स हैं, जितने भी मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये वाला हिस्सा बहुत ही अहम साबित हो सकता है अगर वो अच्छी तरह से ये लेक्चर देख लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।